Class 10th, revision of the lesson first of the history class 10th. Name is the nationalism in Europe. Nationalism in Europe, the most probably date है 1848, ठीक है। सबसे एक इम्पोर्टेंट जो एक कहना चाहिए कि स्टेटमेंट दिया है या एक ड्रीम था, ड्रीम ऑफ फ्रेडरिक सरियू। सबसे पहला कि फ्रेडरिक सरियू कौन है? एक फ्रेंच के आर्टिस्ट हैं, फ्रांस के एक महान कलाकार जिनका नाम है फ्रेडरिक सरियू। हैव अ ड्रीम, have seen a dream world become democratic and republic. This is very big task. ये छोटा काम नहीं है, this is very big task. एक आम आदमी की नजर में एक कहना चाहिए खूब नेशनलिस्ट आदमी हो, उसकी नजर में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि लोग तो अपने फैमिली को कलेक्ट नहीं कर सकते, वो पूरे संसार के, देश की नहीं पूरे संसार की बात कर रहा है। तो फ्रेडरिक सरियू का जो कॉन्सेप्ट है, जो ड्रीम है, वाकई में तारीफ काबिल है ना। इन्होंने क्या सपना देखा कि पूरा संसार जो अलग बिलग है, डायनेस्टी सक्सेशन है या मोनार्ची राजा के अधीन है या किसी एम्परर किसी एम्पायर के अधीन है, जस्ट लाइक ऑटोमन एम्पायर और भी सार्डिनिया पीडमेंट, डिफरेंट एम्पायर ओवर देयर, नॉट अ वन nation, not any of the identity, not any of the flag, no costume over there. कोई उनकी आइडेंटिटी नहीं है, कोई कॉस्ट्यूम नहीं है, कोई उनका कुछ अपना नहीं है ना। जैसे आप अपने देश के नेशनल फ्लैग से जाने जाते हैं कि भाई हमारे पास तिरंगा है, ट्राई कलर फ्लैग है और जो है उनका रंग ये है, हम भारत से बिलोंग करते हैं, हम भारतीय हैं, आपकी आइडेंटिटी है ना। आप तिरंगे के साथ होते हैं। भारत की फौज जब एक सिपाही शहीद होता है तो उसको लिपटा दिया जाता तिरंगे से, है ना। वो कहता है भारतीय सिपाही शहीद हुआ, दिस इज द आइडेंटिटी ऑफ द इंडिया, दिस इज द आइडेंटिटी ऑफ द नेशन, है ना। तो कहीं ना कहीं वो फिर वो मरा नहीं, माना उसकी डेथ नहीं होती, वो शहीद हुआ है, पूरा देश नमन करेगा उसे, ठीक है। दूसरी चीज, अब हम बात कर रहे हैं 1848 की। फ्रेडरिक सरियू ने सपना देख लिया कि पूरी दुनिया डेमोक्रेटिक हो जाए और रिपब्लिक हो जाए। उसने ऐसा एक आर्ट बनाई। अब देखो उसने क्या कला बनाई। हम लोग बैठे होते तो पेन से चलाते हैं, तरबूज खरबूजा की तस्वीर बनाते हैं, यही तो बनाते हैं, लेकिन उस व्यक्ति ने बना दिया स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। तरबूजी खरबूजा बना पाते और क्या बनाएंगे? ककड़ी बनाएंगे मुश्किल से, ककड़ी कोकम्बर, यही तो, और कुछ ना बना पाएंगे, और कुछ ना हमें पता है ना, तरबूज खरबूजा छोड़ कुछ नहीं। अब सुनो उसने क्या देखा, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी बना दिया। उसके एक हाथ में टॉर्च पकड़ा दी, मसाल पकड़ा दी, दूसरे हाथ में क्या दिया? चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स। चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट, मानव अधिकार पत्र दे दिए कि अगर स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के पास दुनिया के देश जाएंगे तो अधिकार भी दे देगी वो। यही हुआ, और एक लंबी सी लाइन बना दी, जर्मन, रसिया, फ्रांस और डिफरेंट नेशन, सारे यूरोप के देश उसके पास जा रहे कि हम, ये हमारा झंडा है और इसको आप मान्यता दे दो, ये हमारा कॉस्ट्यूम है, हम ऐसे कपड़े पहनेंगे, हम ऐसी भाषा बोलेंगे, हमारी ये आइडेंटिटी है, हमारी ये राष्ट्रीयता है। चल पड़े, कुछ नहीं था पहले, चल पड़े। ये उसका ड्रीम है, ये उसका कॉन्सेप्ट है। देखिए तो यूटोपियन विजन उसका एक कल्पना है उसकी, है ना। वो एक मेंटेलिटी है कि ऐसा हो जाए। पहुंचे लोग, और एक तरफ उसने कह दिया, अब इसे देख कौन रहा? स्कैन कर रहे हैं एंजल्स, क्राइस्ट, ऊपर से परियां भगवान के रूप में देख रही हैं, क्राइस्ट देख रहे हैं ऊपर से। और धरती पर चौथा पार्ट बनाया उसने, टूटे पड़े, अब एक डिस्ट्रॉयड थिंग्स आर ओवर हियर। ये टूट गया, मतलब हमने स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से मांगा अधिकार, उसने दिया अधिकार, और हमारे पास सारे अपने खुद के कॉस्ट्यूम, नेशनल सिंबल और आइडेंटिटी और यूनिटी के साथ हमारा देश इंडिपेंडेंस हो गया। अब हमने मोनार्ची को लात दी, है ना, तोड़ डाला उसे, मतलब रिमूव फ्रॉम ओवर हियर। अब पूरे संसार में किसका शासन होगा? लोगों का शासन होगा, लोगों की सरकार होगी, आइडेंटिफिकेशन होगा, खुद की आइडेंटिटी होगी। ऐसा सपना था। तो यहां से शुरू होती है स्टोरी, यहां से शुरू होती है दुनिया की एक ऐसी दास्तान। क्योंकि फ्रेडरिक सरियू ये देख रहे थे कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि फ्रांस रेवोल्यूशन हो चुका था। फ्रेडरिक सरियू के पहले आपको पता है 1798 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन, उसके आउटकम्स सबको पता थे, है ना।
इसके आउटकम सबको पता है कि चाहे वो डायनेस्टिक राजा लुई 16 को मौत के घाट उतार दिया फ्रांस की जनता ने, फ्रांस की जनता ने, है ना। तो पूरे दुनिया के लोगों ने ये माना कि अगर हम रिवॉल्यूशन करेंगे, अगर हम क्रांति करेंगे तो हमें आजादी मिल सकती है, अगर हम रिवॉल्यूशन करेंगे तो आजादी मिल सकती है। वैसा ही किया, रसिया में भी शुरू हुआ, टीजार निकोलस की सत्ता खत्म, स्टालिन सब खत्म कर दिया, डेमोक्रेटिकली आए। इसके साथ जब अब यहां से सीधे हम यही आते कि इंस्पिरेशन तो यहां से मिली है ना, सबको, पूरी दुनिया को इंस्पिरेशन यहां से मिली है। तो अब यहां पे क्या था कि इसमें लुई 16, इसके बाद देखो यहां पे लुई 16 थे, इसके बाद आ गया कौन, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। अब अपन वैसा पढ़ लेंगे ना, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। फिर आ गई आपकी डायरेक्टरी रूल, डायरेक्टरी। फिर आ गया हमारा 1804 नेपोलियन बोनापार्ट। हिस्ट्री ऑन द डेट, हिस्ट्री ऑन द डेट। देखो अगर ये चीज अगर आपको झाड़ मचती है इसमें यार, कहां पे थे जब हमें फ्रेंच रिवॉल्यूशन के परिणाम पता चले कि रिवॉल्यूशन के बाद दुनिया में डेमोक्रेटिक शासन एस्टैब्लिश हो सकता है, तो रिवॉल्यूशन की शुरुआत हो गई। और फ्रांस में लुई 16 के बाद, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर के बाद डायरेक्टरी रूल की अनस्टेबिलिटी का फायदा उठाकर नेपोलियन बोनापार्ट ने 1804 में itself announced the ruler of France by the Louis Napoleon Bonaparte due to absence of the unity। यहां पर फिर से एक बार वहीं पे हम लोग आ रहे हैं, राष्ट्रवाद की भावना नहीं थी, एकता नहीं थी, अखंडता थी, है ना। मतलब अखंडता भी यूनिटी होती है, मतलब हम लोग विभाजित थे, पीपुल्स, और वहां के पूरे लोग अलग अलग उसमें बटे हुए थे। डायरेक्टरी रूल पता है 5 लोगों के हाथ में फ्रांस की सत्ता चली गई थी, नेशनल असेंबली ने करीब 5 लोगों के हाथ में बागडोर सौंप दी थी, और वो 5 लोग आपस में डिटेक्टिव होते थे, लड़ते थे, क्योंकि आई हैव सुपीरियर पावर। ऐसे जिस प्रकार इन दिस टाइम चैलेंज ऑफ द डेमोक्रेसी, चैलेंज ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी क्या है, सबसे बड़ा चैलेंज है लैक ऑफ द इंटरनल डेमोक्रेसी इन दिस टाइम, इन द क्लास, इन द फैमिली। और आपस में एक परिवार में इंटरनल यूनिटी होती है ना। लेडीज डिपार्टमेंट कहता है कि नहीं हम सुपीरियर हैं, और जेंट्स कहते हैं हम सुपीरियर हैं। होता है, पूरे संसार में होता है, एक पॉलिटिकल पार्टी से लेके, परिवार से लेके, सब घरों में होता है कि वो कहती है कि नहीं हम सुपीरियर, आप कैसे सुपीरियर, आप काम करते हो तो मैं भी तो करती हूँ। आज इसकी लड़ाई हो गई, वो पहले से भी थी। तो डायरेक्टरी रूल में भी जो शेयर थी 5 लोगों में पावर, वो अपने आपस में पावर का, सत्ता का दुरुपयोग कर रहे थे, और अनस्टेबिलिटी का फायदा उठाकर तीसरा आदमी घुस आया, तीसरा आदमी को। इसीलिए तीसरे की बात नहीं सुनना चाहिए। कई बार फिलोसफर और बड़े बड़े सोशलिस्ट भी कहते हैं कि अगर आपके घर में कोई विवाद है तो तीसरा आदमी पहले को पक्ष करेगा। द रूल ऑफ ब्रिटिश डिवाइड एंड रूल, स्कॉटलैंड को मिलाया, आयरलैंड के 2 पार्ट किए, प्रोटेस्टेंट को हाथ रखा, कैथोलिक से कह दिया दूर रहना, कैथोलिक को लड़के हरा दिया, मिला लिया, और प्रोटेस्टेंट को प्यार से मिला लिया, दोनों मिल गए ना, आयरलैंड अपना हो गया, है ना। ये 2 ग्रुप बनाए, एक पे हाथ रखा, अब हम इनसे लड़ेंगे, इन्हें हरा देंगे, इन्हें अपना कर लेंगे, और इन्हें जीतो हमारे हैं। स्कॉटलैंड एक्ट ऑफ यूनियन 1704 में बन गया। 1707 आउटकम्स ऑफ द एक्ट ऑफ यूनियन, राइज ऑफ द यूनाइटेड किंगडम ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन। तो ब्रिटेन की चाल है, और कहीं ना कहीं ये कह लो कि एक एक्सपर्टनेस है, स्किल है उनके अंदर, दिमाग है, तभी तो कर देते हैं। एक्ट ऑफ यूनियन 1704 नहीं 7 ये है एक्ट ऑफ यूनियन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आता है एक्ट ऑफ यूनियन। एक्ट ऑफ यूनियन, इसका रिजल्ट बता दे, पूछ लेगा रिजल्ट क्या है। रिजल्ट है आपका, रिजल्ट है फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम ऑफ
हाँ, ग्रेट ब्रिटेन है, जीबी। सब लोग लिख लो, ये लिख सकते हो अगर चाहो तो, और होशियार हो तो कोई जरूरत नहीं है लिखने की। अरे एक में आए, तीन में आए, आ सकत है, आ सकता है, मे बी कम। लिखते रहिए आप लोग। इस हम लोग कहाँ पे अभी हम लोग शुरू कर रहे हैं, 2-3 दिन में इसको हम बेहतरीन पूरा रट जाएगा चैप्टर। हिस्ट्री में नहीं है दम कि, क्योंकि पढ़ा रहे हम। दूसरी चीज, अब देखो फ्रेडरिक सरी के बाद हम लोग फ्रेंच रिवॉल्यूशन में घुस गए। डायरेक्टिव रूल का फायदा उठा के नेपोलियन बोनापार्ट आ गए। 1804 से 1815 तक, 1804 से 1815 तक, यहां देखिए, यहां पे आ जाओ 1815, 1804 से 1815 तक पूरी तरीके से नेपोलियन बोनापार्ट ने नेपोलियनिक कोड बनाया। नेपोलियनिक कोड में मैनी ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन फॉर द फार्मर, फॉर द पीजेंट, फॉर द पीपल उसने किए। ट्रेडर्स को भी, लोगों को, आम आदमी से लेकर एक उद्योगपतियों तक को अच्छे गाइडलाइन दिए, तो लोगों का चहेता हो गया, लविंग हो गया। नेपोलियन बोनापार्ट एक कि बढ़िया है भाई, देश को आगे ले जा रहा है। कॉन्सेप्ट तो नेपोलियन बोनापार्ट स्टार्टिंग में बहुत बढ़िया रहे। 1804 में के बाद नेपोलियनिक कोड बना। नेपोलियन कोड को सिविल कोड 1804 भी कहते हैं, मतलब नेपोलियन कोड 1804 इसी को, और सिविल कोड भी कहते हैं, पेपर में आता है सिविल कोड 1804। ठीक है, बहुत इंप्लीमेंटेशन करे, टैक्सेस खत्म कर दिए सरकार। ट्रेड पे देखो, किसानों के टैक्स और ट्रेडर के ट्रेड बैरियर्स। भाई हम ट्रेडर हैं, हम अपना माल लेके दूसरे स्टेट में बेचने जा रहे हैं, हमारी गाड़ी कोई रोके ना, बस हम ये चाहते हैं, और मंडी में अच्छा रेट मिल जाए, हम बहुत खुश हैं। अगर हमारी गाड़ी को 11 जगह रोका, एट दैट टाइम न्यूरेमबर्ग से हैप्सबर्ग के बीच में 11 कस्टम यूनियन हुआ करते थे, हर जगह कस्टम बैरियर्स हुआ करते थे। हाँ, हर जगह हमें वो देने पड़ते थे टैक्सेस, और हमारे व्यापार का 5% तो जेई में चला जाता था। वेरी पेनफुल है ना। तो उसने ट्रेड बैरियर्स थे, व्यापार पर लगे प्रतिबंधों को हटाया, व्यापार में जितने ब्रेकर्स थे उन्हें हटाया। दूसरी चीज, सर्फडम से आजाद किया किसानों को, है ना। सर्फडम एक संस्था थी जो किसानों से टैक्स लेती थी, फ्री में काम कराती थी। स्लेब, गुलाम दास्तान के प्रथा को खत्म किया, बहुत प्यारा हो गया। ही बिकम अ लविंग लीडर ऑफ द फ्रांस, बहुत लोगों ने पसंद किया। लेकिन कॉन्सेप्ट था उसका कि मैनी ऑफ द नेशन विन बाय मी एंड इंक्लूडेड माय नेशन, इंक्लूडेड फ्रांस। ही हैविंग अ कॉन्सेप्ट, उसका विचार यही था कि फ्रांस के दूर दूर दराज के देशों को लूट लूट कर लाया जाए, और फ्रांस की सरहद को बढ़ाया जाए। फ्रांस की आसपास के फ्रांस में मतलब हम अपना एरिया को बढ़ा लें, ऐसा दूसरे से लूट कर लाए और अपने यहाँ बसाएं, दूसरे की दुकान लूट कर लाए और यहाँ पे बना लें, ये कॉन्सेप्ट था। इसके लिए उसने, किसने, नेपोलियन बोनापार्ट ने स्टार्टिंग द फोर्स रिक्रूटमेंट, क्योंकि हमें अगर दूसरे देश को लूटना है, जीतना है, तो हमें क्या चाहिए, सेना चाहिए, और आर्मी चाहिए, तो हमें एक स्पिरिट वाले लड़के चाहिए, लड़कियां चाहिए, स्पिरिट जिन्हें गोली चलाने की हिम्मत हो, दूसरे को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत नहीं। अरे सर उसको नहीं मारेंगे, इसको मार दें क्या, तो वो तुम्हें जब तक मार ही देगा, पूछना नहीं है ना। तुम्हें जिहाद के नाम पे फायर कर ही देना है। किलो 16 का आदेश है, हमें जीतना है, एक ही बात है ना, पूछना नहीं है कि, है ना, कि ये तो बड़ा मासूम है, इसको छोड़ देते हैं, मासूम नहीं है। दूसरी चीज, पहली गलती थी या लोगों ने डिसलाइक किया, फोर्स जबरन भर्ती, पहला माइनस, और दूसरा माइनस, जो पीजेंट के जो टैक्सेस थे भाई साहब ने फिर बढ़ा दिए। पेजेंट टैक्सेस फिर से ऐसे तीर बढ़ने लगा ऊपर, किसानों से पंगा जी, तो भाई कोई बात नहीं हुई।
कोई भी सरकार अगर ये करती है तो उसको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि किसान से अन्नदाता है, वो फॉर्म ऑफ गॉड है। वो पैसे से किसान अनाज खरीद सकते हैं, उगा नहीं सकते। पैसे बोकर खेत से अनाज उगा नहीं सकते, खरीद तो सकते हैं। इफ यू अंडरस्टैंड, अगर आप थोड़ा सा सोचे कि किसान बस बाजार में गेहूं ना लाए, क्या करेंगे आप? सोने की बिस्किट खाएंगे? नो। घर में रखा गोल्ड निकालेंगे, खाएंगे? नहीं खा पाएंगे। चाह कर मेरे पास इतना सोना है भैया, है, पेट ना भरे सोने से। है किसी के टिफिन में सोने के बिस्कुट के? मैं तो 3 बिस्किट लाई थी, सोने के गोल्ड के थे, मैं डायमंड के लाई थी, मैंने अभी खा लिए। ऐसा होता है, डायमंड खा लोगे मर जाओगे, और ये सब नहीं चलता। मतलब ओवरऑल धरती पुत्र से दुश्मनी नहीं। नेपोलियन बोनापार्ट तक भी नहीं रहा और बाकी लोगों को क्या कहें, हम कुछ कह नहीं सकते इस वक्त, है ना, क्योंकि वीडियो पर हैं। हाँ रिदन, ने सेंसरशिप लगा दी थी, पहले हटाई थी। पहले सेंसरशिप को स्टार्टिंग मैं बता रहा हूँ, ये टैक्स कम करे, सेंसरशिप हटाई और अमन चैन दे दिया, तो लोगों ने खुश हो गए। और फिर अमन चैन खींचने का मतलब, एक घर में 4 लड़के, उन्होंने कहा 3 भर्ती होना पड़ेगा, चलो, तो उन्होंने कहा नहीं जाने। ये फोर्स रिक्रूटमेंट, हमें सेना में नौकरी नहीं करना और आदेश सरकार का कि करना है, तो ये जबरन भर्ती हो गई ना, तो ये एक डिसलाइक बनता है। दूसरी चीज, सेंसरशिप उसने लगा दिया दोबारा। सेंसरशिप का मतलब कि हमारे देश की खबरें दूसरा देश ना दिखाए, और जब भी दिखाए मुझे हीरो दिखाए, विलन के रूप में ना दिखाए। जर्मन ताना साहेब तो भगवान है, जर्मन ताना साहेब तो गॉड है, इसकी पूजा करो। नाजी बहुत अच्छा है, और ये तो ज्यूस एंड जिप्सी को फाइनल सोल्यूशन देता है, स्पेशल ट्रीटमेंट देता है, इक्वल ट्रीटमेंट नहीं देता, स्पेशल ट्रीटमेंट देता है, इथोनेशिया कार्यक्रम में पार्टिसिपेट कराता है। ऐसा बोलिए, इसका मतलब बता दिया तो तुम्हारी जान ले लेंगे। इथोनेशिया कार्यक्रम का मतलब पता है? दया मृत्यु कार्यक्रम। हम इथोनेशिया कार्यक्रम में लोगों को हिस्सा लेने, मतलब कार्यक्रम वाला का जो शादी में थोड़ी जा रहे हो। इथोनेशिया का मतलब है वो तुम्हें दया करेगा, मतलब तुम्हारी जान लेके तुम पर दया कर देगा। ये दया थी। फाइनल सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन कैंप में लोगों को फिनिश कर दिया जाता था, स्पेशल ट्रीटमेंट, गैस चैम्बर्स में जाके मार दिया जाता था। तो मीडिया से ऐसा कहो कि ये नेताजी बहुत अच्छे हैं, हमारे देश का शासक बहुत अच्छा है, और कोई खराब ना कहना मुझे। ऑल दीज इन द एंटायर वर्ल्ड मीडिया इज रिस्पॉन्सिबल, मीडिया इज मेन। आज पेपर में जो छपता है वही तो पढ़ते हैं अपन। जिसकी बुराई छपती है, अरे जी गंदा है, बहुत अच्छा तो उसको अच्छा है। हम तो भोले भाले जनता है ना। बी ऑल द सिटीजन ऑफ इंडिया, हमें क्या आता, आती नहीं कुछ, किताबें हमने पढ़ रही पागल खाने जाने के लिए, ऐसा नहीं है। नाउ इन दिस टाइम बिकम अ नेशन, बिकम अ कंट्री, बिकम अ वर्ल्ड, मतलब चेंज अ वर्ल्ड। बिकम नहीं, चेंज, बदल चुका है पूरी दुनिया, क्योंकि यू हैव द नॉलेज, यू हैव द बुक। जब आपको पास नॉलेज है, बुक है, तो फिर आप मेरी गलत बात मान ही नहीं सकते। मैं कहूंगा लुईस 16 है यहाँ का प्रधानमंत्री, अरे सर आपको पता नहीं है, कह दोगे ना, क्योंकि यू नो दैट अबाउट द मिस्टर रिस्पेक्टेड, है ना। अरे ठीक है, ये चीज है। दूसरी चीज, ये चीजें हैं। तो बेटा यहां तक हम लोगों ने कर लिया, वीडियो शायद 18 मिनट का हो गया। ठीक है, नेक्स्ट जो भी सुनो, दिस इज अ सीक्वेंस स्टोरी ऑफ द नेशनलिज्म इन इंडिया। आप लोग बैठे रहिए, लिए नहीं, अभी टाइम नहीं हुआ है, वीडियो ऑफ कर रहे हैं। नेक्स्ट जो इसका हम आगे वाला पोर्शन है, हम एज ए स्टोरी आपको बताते रहेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।